हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बलों के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बलों के प्रकार कितने और किस आधार पर किए गए हैं, बलों के प्रकार में कौन कौन से दोस्तों बल आते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनके दोस्तों परिभाषा क्या होती है और साथ ही इन बलों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित कराऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बलों के प्रकार का, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर जो बलों के प्रकार है वो हुए क्यों। दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि आपके इस प्राकृतिक में जो दोस्तों बल की प्रकृति है वो दोस्तों अनेक प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। यानी कि बलों के प्रकार का दोस्तों जो मुख्य कारण है, जो मुख्य दोस्तों जो रीजन है वो है बल की प्रकृति। यानी कि वस्तुओं पर आरोपित होने वाले जो बल है वो दोस्तों अपने विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि किस वस्तु पर किस प्रकृति का बल लग रहा है, या कोई वस्तु अपने किस प्रकृति का बल किसी दूसरी वस्तु पर आरोपित कर रहा है। इसे दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते जब तक हम उसके गुणों से या उसके दोस्तों विशेषता से अगर हम परिचित नहीं रहते तो हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते। तो ऐसे में आपके इस प्राकृतिक में जो दोस्तों बलों का जो स्वरूप था, जो उसके गुण था, वो अनेक प्रकार के देखे जाने के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने इन बलों का अध्ययन अच्छी तरीके से करने हेतु, इसके बारे में जानने हेतु और इन बलों से संबंधित जो घटनाएं इसके दोस्तों बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित करने हेतु हमारे वैज्ञानिकों ने बलों के प्रकार को दोस्तों वर्गीकृत कर दिया, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छी तरीके से बलों के प्रकार का जो दोस्तों अध्ययन है वो कर सके और इसके बारे में समझ सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बलों के प्रकार का, तो वो दोस्तों हुआ है दो भाग में, जिसमें पहला है आपका परिमाण के आधार पर और दूसरा है आपका स्पर्श के आधार पर। दोस्तों, यहाँ जो परिमाण है उसका अर्थ होता है सामर्थ्य। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो उसका जो बल लग रहा है ना, यानी कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो जितना बल लगा रही है वही दोस्तों जो उसका माप होगा उस वस्तु का परिमाण कहलाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई वस्तु दीवार पर 5 न्यूटन का बल लगाती है, ठीक है। तो दोस्तों जो 5 न्यूटन का ये बल वस्तु दीवार पर आरोपित कर रही है, यही 5 न्यूटन का जो दोस्तों मान है वह उस वस्तु का परिमाण कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पर्श के आधार पर, तो दोस्तों स्पर्श का मतलब होता है छूना। यानी कि मतलब कि आपको पता है पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों कि बल कैसे लग सकता है, आपको पता होगा। अगर जो बच्चे अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं या बल के बारे में नहीं जाने हैं, तो सबसे पहले आप लोग बल को समझ जाओ, तब आप लोग बलों के प्रकार को जानिएगा। क्योंकि जब बल समझ में आएगा तभी आपको बलों के प्रकार भी क्या होंगे, समझ में आएंगे। तो दोस्तों, जहां तक मैंने आप लोगों को बताया था और जहां तक आप लोगों ने समझा था, तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये जाना था कि बल लगने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दो वस्तुओं के अंतःक्रिया के कारण ही क्या होता है, बल एक दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर दो को वस्तु रहेगा तभी ना स्पर्श की क्रिया होगी। अगर हम अकेले हैं, हम मतलब कि किसी वस्तु को अगर हम छूबे ना करें तो स्पर्श कहाँ से हुआ बताइए। या फिर कैसे पता चलेगा कि हम किसी वस्तु को छू रहे चाहे नहीं छू रहे। अगर हमारे सापेक्ष या हमारे दोस्तों नज़दीक है या हमारे साथ में और कोई दूसरी वस्तु रहेगी तभी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हम उसको स्पर्श किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो दोस्तों देखिए, बल लगाने के लिए कम से कम, यानी कि दोस्तों बात करें अंतःक्रिया के लिए, तो अंतःक्रिया के लिए दो वस्तुओं के होना आवश्यक है। दो वस्तुओं के कारण क्या होता है, बल दोस्तों संपादित होता है, ठीक है। तो स्पर्श के आधार पर, यानी कि अगर आप जब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाँ ये एक मार्कर है और ये एक मार्कर है, जब ये दोनों एक दूसरे से टच कर गए, एक दूसरे से दोस्तों स्पर्श कर गए, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को संपर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों वस्तु एक दूसरे से अगर अलग हो जाएंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या है, यह असंपर्क रूप में क्या है, एक दूसरे से दोस्तों एक कुछ दूरी पर यह स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों ने जो बलों का जो प्रकृति है वो स्पर्श के आधार पर देखा और जो दूसरा बल की प्रकृति है वो परिमाण के आधार पर देखा। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं परिमाण के आधार पर जो बलों के प्रकार है वो कितने होते हैं। तो दोस्तों परिमाण के आधार पर जो बलों के प्रकार है वो मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, जिसमें पहला आता है आपका संतुलित बल और दूसरा आता है आपका असंतुलित बल। अब जरा हमें ये समझना होगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग समझना, जैसे कि मान के चलते हैं, समझिएगा, मान के चलते दोस्तों कि ये कोई बॉक्स है, बक्सा, ठीक ना, ये कोई बक्सा है
और मान चलते कोई संदूक है, संदूक, ठीक है, संदूक, और इस संदूक में दोस्तों धन भरा हुआ है, यानी कि हीरा है, मोती है, जेवरात है, बहुत सारे क्या है इसमें दोस्तों धन भरे हुए हैं। और ये जो संदूक है वो किसी एक व्यक्ति को मिला है। मान चलते वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति दोस्तों ए है, मान चलते वो व्यक्ति ए है, ठीक। और ये संदूक इतना भारी है कि जो ए व्यक्ति है इसे अपने सर पर वो नहीं उठा सकता, इसे कंधे पर वो नहीं उठा सकता, जिससे कि वो संदूक उठा के वो लेके भाग सके, ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो संदूक का द्रव्यमान है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जो व्यक्ति ए है वो इसे उठाने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि वह दोस्तों संदूक पर ये धक्का देता है, क्या करता है, धक्का देता है। मान के चलते हैं कि व्यक्ति ए द्वारा संदूक पर लगाया गया जो धक्का है, आपको पता है कि बल भी एक प्रकार का धक्का या फिर खिंचाव होता है, तो संदूक पर व्यक्ति ए द्वारा लगाया गया जो बल है वो मान के चलते हैं दोस्तों 10 न्यूटन है, ठीक है। जितना बेचारा खैले पीले टोटल का टोटल अपना पूरा का पूरा अपना शक्ति इस संदूक पर लगा दिया है, क्योंकि जानता है कि भले अपन पूरा शक्ति हम संदूक पर लगा देंगे, अगर एक बार संदूक पर मेरे घर चला गया तो उसके बाद हम सूत के भी खाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक में धन है, संपत्ति है, वो पता है कि हमको क्या करना है, इस संदूक को लेकर भागना है, ठीक है। तो भाई भागना है मतलब वो क्या करेगा, इसको टेलेगा, यानी इसको धक्का देगा, ठीक है। तो धक्का देने के कारण क्या होगा कि ये जो बक्सा हुआ दोस्तों वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, अपने स्थान में परिवर्तन करेगा। अब कितना मतलब स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि आप कैसे जानते हैं कि जो व्यक्ति ए है अगर वो 10 न्यूटन का बल लगाएगा तो वो जो बक्सा है, जो संदूक है, वो मतलब अपने स्थान में परिवर्तन कर ही लेगा। तो दोस्तों मान लो कि जो संदूक का जो द्रव्यमान है वो इतना ही है जो कि दोस्तों 10 न्यूटन के बल लगाए जाने पर अपना स्थान बदल ले रहा है। अब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो संदूक का द्रव्यमान है वो इतना ज़्यादा है कि 10 न्यूटन का बल लगाए जाने पर भी इसमें दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ के रखना दोस्तों कि जब 10 न्यूटन का बल लग रहा है ना, तो ये दोस्तों क्या कर रहा है, ये अपने स्थान में बदलाव कर रहा है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, इस बक्से को धक्का दे रहा है, किस दिशा की तरफ, वो धक्का दे रहा है दोस्तों इस दिशा की तरफ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, इस बक्से को लेकर भाग रहा है। मान के चलते यहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति बी है, वो भी जान चुका अरे बक्सा में क्या है, धन है, और एक व्यक्ति इसको लेकर भाग रहा है, और वो भी क्या करता है कि बक्सा को इस व्यक्ति के विपरीत दिशा में धक्का देना शुरू कर देता है। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि ये व्यक्ति अगर 10 न्यूटन के साथ अगर इस बक्से पर अपना दबाव डाल रहा है, अपना बल आरोपित कर रहा है, तो जो व्यक्ति बी है वो भी क्या कर रहा है दोस्तों, वो भी अपने तरफ से 10 न्यूटन का बल जो व्यक्ति ए है उसके विपरीत दिशा में आरोपित कर रहा है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति ए जो है वो सोचता है कि हम अपनी दिशा में लेकर भागे, आज जो व्यक्ति बी है वो ये सोच रहा है कि हम अपनी दिशा में लेकर भागे। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि दोस्तों व्यक्ति ए और व्यक्ति बी इन दोनों द्वारा लगाया गया जो बल का परिमाण है वो दोस्तों समान है। परिमाण मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी राशि का मात्रक जितनी बार शामिल किया जाता है उसे ही दोस्तों परिमाण के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर ये भौतिक राशि दोस्तों बल का है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आप 10 न्यूटन से क्या समझ सकते हैं, 10 न्यूटन का मतलब ये हुआ कि न्यूटन 10 बार शामिल किया गया है, इसीलिए 10 न्यूटन निकल कर आया है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि व्यक्ति ए का परिमाण 10 न्यूटन होगा, उसी प्रकार से व्यक्ति बी का परिमाण 10 न्यूटन होगा। तो दोस्तों जब इस बक्से पर दोनों तरफ से अगर समान परिमाण के साथ अगर बल लग रहा है तो क्या ये अपने स्थान में बदलाव करेगा, अपने स्थिति में बदलाव करेगा? तो दोस्तों ये अपने स्थिति में, अपने स्थान में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगा। बक्सा जहां था वो वहीं पर रहेगा, अपने स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ से जो बलों का परिमाण है वो दोस्तों समान रूप से आरोपित हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी किसी वस्तु पर अगर विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो विपरीत दिशा वाले बलों का जो योग होता है, यानी कि उसका जो परिमाण होता है वो दोस्तों इन बलों के अंतर के बराबर होता है। मतलब कि अगर पूरा बल अगर निकाला जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे दिशा। तो देखिए एक लग रहा है इस दिशा की तरफ और एक लग रहा है इसके विपरीत दिशा की तरफ। तो अगर हमें टोटल इसका परिमाण निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे, ठीक ना। जोड़ेंगे कब, जब एक ही दिशा की तरफ बल लगेगा, यानी केवल इधर लगाएंगे कोई बल, अगर इधर कोई वस्तु अगर या कोई व्यक्ति अगर इस संदूक पर बल लगाएगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उन बलों को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंतर होगा, तो अगर हम अंतर करें 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन तब देख सकते हैं कि इनके बलों का जो दोस्तों परिमाण है वो शून्य प्राप्त होता है। जब बलों का परिमाण शून्य प्राप्त होता है तो
इसका मतलब ये हुआ कि बक्सा पर कोई बल नहीं लग रहा है। मतलब कि आप इस पर बल लगाओ चाहे मत लगाओ, बात बराबर है। अगर बक्सा पर बल नहीं लगाया जाए तो भी बक्सा वैसे ही रहता है जैसे अपने पूर्वावस्था में रहता है। अब जब दोनों दोस्तों इसके दोनों दिशाओं से अगर समान परिमाण के साथ बल लग रहा है फिर भी जो बक्सा है वो वैसे ही रहता है, यानी कि पूर्वावस्था की जैसा। इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं इसके परिमाण के आधार पर कि संतुलित बल एक ऐसा बल होता है जिसका परिणामी बल शून्य हो। संतुलित बल एक ऐसा बल होता है जिसका परिणामी बल शून्य हो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब हमने इसका परिणामी बल निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ, तो हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो संतुलित का मतलब क्या हुआ, संतुलित का मतलब जो अपने संतुलन को बनाए रखता है, यानी इसके संतुलन में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता बल लगाने के बावजूद भी, तो उसी को संतुलित बल के रूप में जाना जाता है। अब कितना बोलेंगे कि सर विपरीत दिशा में लगाना जरूरी है, विपरीत दिशा में लगाना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। मान के चलते हैं कि अगर इधर से कोई व्यक्ति अगर बल नहीं लगा रहा है, इधर से कोई व्यक्ति बल नहीं लगा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इधर से बल नहीं लगा रहा है और केवल ए व्यक्ति इस संदूक पर बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, अब फिर भी दोस्तों ये बक्सा अपने स्थान में बदलाव नहीं कर रही है, तो भी आपके यह संतुलित बल के रूप में ही जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि संतुलित बल के रूप में नहीं जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो संदूक का द्रव्यमान है वो इतना ज़्यादा है कि 10 न्यूटन का जो बल है उसका कोई भी प्रभाव इस पर दोस्तों नहीं पड़ रहा है जिससे कि वो अपने स्थान में बदलाव कर सके, ठीक है। तो भी हम लोग इसको संतुलन में ही समझेंगे, यानी ये अपने संतुलन को बनाए हुए रखा है, अपने संतुलन में कोई दोस्तों बदलाव नहीं किया है। जैसे कि कोई दीवार हो गया या मान के चलते हैं जेल हो गया, अगर कैदी सोचे कि हम जेल को तोड़ दें, यानी जो जेल होता है उसको हम मतलब कि उखाड़ दें, यानी उसके संतुलन को बिगाड़ दें, तो कैसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब बताइए जो मतलब कि जो जेल रहता है उसमें जो कैदी उस पर दबाव डालेगा, उस पर बल आरोपित करेगा, तो होने से क्या पुलिस आरोपित करेगा एथिया पर, जेलवा पर? नहीं कर सकते हैं, वो पूरा दबाव उस पर लगाएगा। लेकिन जो दोस्तों उसका बल होगा वो उससे लोहा के सामने यानी उस जेल के सामने वो खत्म हो जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भी हम उसको क्या समझेंगे? संतुलन के ही रूप में समझेंगे, यानी वो क्या है? संतुलित है। अगर कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाए तो दोस्तों दीवार क्या होगा? दीवार अपना स्थान में चेंज करेगा? नहीं कर सकता। देखिए संतुलित बल का मतलब होता है कि अगर जिस वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं, अगर वह वस्तु अपने संतुलन को बनाए रखता है तो आपके द्वारा लगाया हुआ जो बल है वो संतुलित रूप में ही जाना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो व्यक्ति ए लगाया है इस बक्से पर 10 न्यूटन और जो व्यक्ति बी लगाया है इस बक्से पर 10 न्यूटन का बल, अगर इन दोनों बलों में से किसी एक का अगर बल कम कर दें, जैसे कि मान के चलते हैं कि ई है 10 न्यूटन का बल लगाया हुआ, अब मान के चलते हैं कि हई लगा रहा है कितना, तो ई लगा रहा है 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि ये जो बक्सा है अब ये अपने स्थान में बदलाव करेगा। क्यों? क्योंकि अब यह संतुलन बिगड़ेगा। जैसे कि तराजू है, तराजू, तो तराजू का दोनों पलड़ा वो अपना संतुलन कब रखता है? जब एक पलड़े में अगर मान चलते 1 किलो का बटकारा है और दूसरे पलड़े में अगर 1 किलो के बराबर ही कोई और वस्तु रखी जाएगी, तब दोनों पलड़े क्या होंगे? अपने संतुलन में होंगे। अगर दोस्तों एक पलड़े में 1 किलो का बटकारा है और एक पलड़े में अगर आधा किलो का कोई सामान है, तो दोनों पलड़े क्या हो सकते हैं? ये दोस्तों असंतुलन हो सकते हैं, यानी ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल भी दोस्तों लेवल में नहीं हो सकते हैं, अपने संतुलन को बनाए नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों अब ये अपना संतुलन को खोएगा। संतुलन को खोएगा मतलब कि इन दोनों में जो बल है वो किसका ज्यादा है? तो व्यक्ति ए का ज्यादा है। अब ये क्या होगा कि दोस्तों ये अपने 2 न्यूटन के बल के कारण, यानी कि जो व्यक्ति ए है उसका जो बल है वो व्यक्ति बी से 2 न्यूटन ज्यादा है ना, 2 न्यूटन ज्यादा। तो 2 न्यूटन ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा कि बक्से को इस व्यक्ति बी की तरफ धक्का देगा। तो दोस्तों जब व्यक्ति बी की तरफ वो धक्का देगा तो ये जो संदूक है वो उसी दिशा की तरफ जाएगा जिस दिशा की तरफ जो व्यक्ति ए है वो धक्का दे रहा है। तो उस स्थिति में इसका जो परिणामी बल है वो शून्य प्राप्त नहीं होगा, वो अशून्य प्राप्त होगा। कैसे? देखिए हमने अंतर किया था ना, जब विपरीत दिशा से बल लगाए जा रहे थे, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं, अगर बलों का अगर दोस्तों परिमाण निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग अंतर का प्रयोग करते हैं, ना कि योग का। सारा चीज हम पिछले वाले वीडियो में लिखवा चुके हैं। तो हमने जब पिछली बार जब हमने इसका अंतर निकाला तो 0 प्राप्त हुआ। अब निकालो तो 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, शून्य आना चाहिए, नहीं आएगा। 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन कितना आएगा? तो 2 न्यूटन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब यह शून्य नहीं रहा, यह अशून्य हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे असंतुलित बल। तो इसके आधार पर दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है? बलों का दोस्तों जो विभाजन है वो किया। अगर बात करें दोस्तों इसकी परिभाषा का, तो मैंने लिखा
जिन बलों का परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सी कसी के खेल में दोनों दलों द्वारा समान परिमाण के साथ लगाया गया बल। रस्सी कसी आपने देखा होगा कि एक रस्सी है और कुछ व्यक्ति मान के चलते हैं आपकी विपरीत दिशा में है और आप इस दिशा की तरफ मतलब अपने दिशा की तरफ क्या कर रहे हैं, आप बल लगा रहे हैं, आप रस्सी खींच रहे हैं। ठीक है, जब दोस्तों दोनों दलों द्वारा जब आपका बल समान परिमाण के साथ लगेगा तो जो रस्सी है वो ना उधर जाएगा ना आपकी तरफ आएगा, यानी जो रस्सी है वो अपने संतुलन को बनाए रखेगा, जैसा है वो वैसे ही बनाए रखेगा। उसमें दोस्तों कोई भी क्या हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि मान चलते हैं कि दो वो बॉडीगार्ड हैं, ठीक है, और वो पंजा लड़ा रहे हैं पंजा, तो पहला जो बॉडीगार्ड है वो भी अपना बल उतना ही आरोपित करता है जितना दूसरा बॉडीगार्ड उसके हाथ पर बल आरोपित करता है। तो उस स्थिति में जो दोनों हाथवा होता है वो ना हेने भागता है ना हेने भागता है, हल्का हल्का हिलेगा, ना हेने भागेगा ना हेने भागेगा। लेकिन इन दोनों बॉडीगार्ड में से किसी भी अगर एक बॉडीगार्ड का अगर बल कम हो जाए तो दोस्तों जिसका बल ज्यादा रहता है उसी की दिशा की तरफ क्या होता है, आपका जो हाथ है वो चला जाता है, यानी अब वो अपने असंतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो ये कंडीशन है दोस्तों परिमाण के आधार पर बलों का संतुलन और असंतुलन होने का। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें कुछ इसमें इसके क्या बोलते हैं विशेषता का, तो देखिए बताया जा रहा है ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। अब आप बोलिएगा कि सर हाई मतलब है अगर इधर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जब आप इस पर बल लगा रहे हो ना, जब इस पर आप बल लगा रहे हो तो दोस्तों नीचे भी एक बल लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। किसके किसके बीच, तो धरती के सतह और इस बक्से के सतह की ओर। जब आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगाते हो तो दोस्तों वो भी क्या करता है, आपकी तरफ कुछ ना कुछ परिमाण के साथ वो बल लगाता है। हो सकता है कि दोस्तों जो ये सतह यानी जो घर्षण बल है उसका जो परिमाण है वो आपकी तरफ है कितना, 10 न्यूटन का, जिससे कि आप बक्से का जो स्थान है वो बदल नहीं सकते हैं, यानी इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बॉली दोस्तों इसको सोच समझकर अच्छे से समझना पड़ता है तब तो हम किसी चीज को पढ़ पाते हैं। घर्षण बल आप देख सकते हैं कि घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर आप इस दिशा में बक्सा को लेकर जाइएगा तो जो क्या बोलते हैं घर्षण बल है वो आपकी दिशा में क्या करेगा, वो कार्य करेगा। तो मान के चलते हैं कि घर्षण बल भी 10 न्यूटन का बल आपके तरफ आरोपित कर रहा है, उसी कारण यह अपने आप को संतुलन में बनाए रखा है। तो यहां पर भी काम हो रहा है किसका, तो विपरीत दिशा का, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखना परिमाण में बराबर होंगे तो भैया देख सकते हैं परिमाण बराबर है। अगर हाई 10 न्यूटन है तो हाई व्यक्ति का पहला जो दोस्तों बल का परिमाण था वो भी कितना था, तो 10 न्यूटन था। तो अब इतना काफी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा असंतुलित बल का। देखिए इसमें बताया जा रहा है जिन बलों का परिणामी बल अशून्य प्राप्त होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कुएं से पानी निकालना। दोस्तों आप लोगों ने गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, अब तो मतलब चापाकल नल हर जगह हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसा गांव है जहां पर गांव दोस्तों कुएं से क्या किया जाता है, पानी को निकाला जाता है। तो दोस्तों आप लोग जब देखते होंगे कि कुएं से जब पानी को खींचा जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब आप कुएं से पानी को खींच रहे हैं तो केवल आप ही बल लगा रहे हैं, यानी केवल आप ही बल लगा रहे हैं उस बाल्टी पर, यानी जो पानी को खींच रहे केवल आप ही बल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। उस बाल्टी पर एक और बल लगता है, कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी अपने केंद्र से लगाती है। यानी जो बाल्टी है उसे दोस्तों अपनी तरफ खींचती है कौन, पृथ्वी, और आप बाल्टी को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन पृथ्वी का दोस्तों परिमाण आपके परिमाण से कम होने के कारण वो उस बाल्टी को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, और आपका परिमाण पृथ्वी के परिमाण से ज्यादा होने के कारण आप उस बाल्टी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो दोस्तों बाल्टी वो असंतुलन फॉर्म में आ जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो असंतुलन के कारण क्या कर सकते हैं, आप किसी वस्तु की गति में दोस्तों परिवर्तन देख सकते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन देख सकते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन देख सकते हैं। अगर असंतुलन ना हो तो कोई भी दोस्तों अनेक प्रकार का जो दोस्तों स्वरूप है उसमें आप परिवर्तन नहीं देख सकते। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई सूखा अगर मिट्टी होगा और उसको अगर आप दबाओगे सूखा मिट्टी को तो वो अपने संतुलन के अवस्था में रहेगा। ऐसा नहीं है कि बल नहीं लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन अपने आकार में अपने दोस्तों बिल्कुल भी स्वरूप में वो परिवर्तन नहीं कर सकता। ये गीला मिट्टी रहे तो वो परिवर्तन कर देगा, तो बोलेंगे वो असंतुलन अवस्था में आ चुका है। ठीक है, इसमें वस्तु बढ़े हुए बल की दिशा में गति करना, इसमें वस्तु बढ़े हुए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर
किसका बल बढ़ा था? तो व्यक्ति ए का दिशा किधर था? तो इस दिशा की ओर। तो ये जो बक्सा होगा, जो संदूक होगा, वो इसी दिशा की ओर क्या होगा? वो गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से आपका संतुलित बल और असंतुलित बल बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं स्पर्श के आधार पर। तो दोस्तों स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है, यानी कि संपर्क करना या फिर असंपर्क करना। इसमें क्या होता है कि जो बल होते हैं दोस्तों वो किसी के कांटेक्ट में कार्य करते हैं, और साथ ही कुछ बल ऐसे भी होते हैं जो एक वस्तु के दूसरे वस्तु में कांटेक्ट ना होने के कारण भी कार्य करते हैं। इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसे दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है संपर्क बल और दूसरा आता है असंपर्क बल। जरा समझना संपर्क बल क्या होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखवाया, आप लोग समझिएगा। संपर्क बल में जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने के कारण बल लगाती है, यानी जब भी कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु के संपर्क मतलब स्पर्श करने के कारण बल लगाती है, उसे संपर्क बल कहते हैं। तो दोस्तों आप बहुत सारे इस प्रकृति में देख सकते हैं, चाहे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर आप ना छुए तो उसमें दोस्तों बिल्कुल भी बल नहीं लग सकता है। यानी अगर उसमें बल लगाना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? उसे छूना पड़ेगा। जैसे मान चलते हैं कुएं से पानी खींचना, वो कौन सा बल हुआ? आपका संपर्क बल। बिना दोस्तों रस्सी को छुए आप कुएं से पानी को नहीं खींच सकते, तो ये आपके संपर्क बल के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर बात करें, अगर सुबह आपको मुंह धोना हो ब्रश से, तो क्या आप ब्रश से दांत पर जो बल है वो बिना ब्रश को छुए आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर नल खोलना हो, नल खुला हो, नल खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों उसका जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं बंद ओपन करने वाला जो दोस्तों रहता है कुंडी, अगर उसे जब तक नहीं घुमाइएगा, मतलब बिना छूकर अगर सोचिएगा कि हम घुमा देते, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, छूना पड़ेगा। तो जिसे भी आप छू कर और बल लगा रहे हैं वो आपके संपर्क बल के रूप में जाना जाता है। जिसे भी आपको पता है कि बल लगाने के लिए दो वस्तु चाहिए, तो जब उस बल को दोस्तों अगर आप छू कर स्पर्श कर अगर आप लगाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं संपर्क बल। अगर बल जल रहा है, बल को ऑफ करना है, तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो दोस्तों क्लिप होता है उसको आप टिपते हैं। बिना टिपे तो बुती ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर ना चलते, अगर रिमोट कंट्रोल वाला अगर होगा बॉल आपका, बस ये रिमोट टिपे, बटन टिपे रिमोट का, बस वो क्या हुआ? वो दोस्तों आपका जो बॉल है वो बुत गया, चाहे पंखा आपका ऑन हो गया, चाहे गाड़ी का गेट हुआ वो बंद हो गया, बिना छुए हुए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं असंपर्क बल। यानी कि बिना संपर्क किए वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है, उसे हम लोग बोल सकते हैं असंपर्क बल। जैसे कि आप देख सकते हैं पृथ्वी की गति सूर्य के सापेक्ष, यानी जो सूर्य, सबको पता है कि सूर्य क्या करता है? पृथ्वी पर दोस्तों एक आकर्षण बल लगाता है, जिससे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, गति करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सूर्य वो पृथ्वी को छू रहा है, छू के बल लगा रहा है। बिना छुए हुए भी सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतःक्रिया हो रही है, और अंतःक्रिया का मतलब होता है बल। ठीक है, तो ये होता है संपर्क और संपर्क, जो कि आपके दोस्तों इस प्राकृतिक में आपकी देखी जाती है, और इसके आधार पर ही बलों का विभाजन किया गया है। तो यहां पर आ रहा है कि ये बल चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जरा समझना। पहला है पेशीय बल, दूसरा है अभिलंब बल, तीसरा है तनाव बल, ठीक है, और चौथा है घर्षण बल। पेशीय बल, अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल। तो जरा बात करते हैं पेशीय बल का। पेशीय बल का मतलब होता है मांसपेशीय, यानी कि दोस्तों जो भी बल अगर आप लोग मांसपेशियों की सहायता से लगाते हैं, यानी मांसपेशियों की सहायता के कारण जो बल लगता है उसी को दोस्तों हम लोग पेशीय बल के रूप में जानते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आपको नहाना हो तो नहाने के लिए आप अपने हाथ का यूज करते हैं, हाथ से क्या करते हैं? आप नहाते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना हो तो उसके लिए आप अपने हाथ से यूज करते हैं। आप चलना हो, आपको चलना हो तो चलने के लिए आप पैर का यूज करते हैं। आपको खाना हो, खाने के लिए आप मुंह का यूज करते हैं। ठीक है, आपको चबाना हो, चबाने के लिए आप दांत का यूज करते हैं। आपको देखना हो, देखने के लिए आप दोस्तों आँख का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपके शरीर में जो भी आपके दोस्तों मांसपेशियां है, अपने शरीर के अंगों द्वारा जो भी आप दोस्तों बल लगाते हैं उसी को पेशीय बल के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अगर आप मुख गुहिका के माध्यम से अगर भोजन को अगर आप खाते हैं तो जो भोजन है अगर वो आपके पाचन क्रिया में जाता है तो वो भी आपका एक तरीके का हुआ, वो आपका दोस्तों पेशीय बल ही कहलाता है। बोलते हैं, बोलने में जो बल लगता है वो भी आपका पेशीय बल ही कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस आधार पर कि अगर एक चीता अगर हिरण को पकड़ने के लिए अगर दौड़ता है तो उसके लिए पेशीय बल ही कार्य करता है, और जब उसको दबोचता है तो वहां पर भी पेशीय बल ही कार्य करता है। मतलब उठना, बैठना, चलना, घूमना, दौड़ना,
व्यायाम करना, जितना सारा दोस्तों अपने शरीर से आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई कुली हो गया, कुली सामान ढो रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा खींच रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है कि रोगी को छू कर अगर जांच कर रहा है, मन अपने हाथ से उसको जांच कर रहा है, तो ये सब के सब किस रूप में आते हैं? ये सब के सब आपके पेशीय बल के रूप में आते हैं। कोई वकील अगर दोस्तों केस लड़ रहा है तो वो बोल कर लड़ रहा है, तो बोलने में भी बल लग रहा है, तो वो भी क्या हुआ दोस्तों? आपके पेशीय बल के रूप में ही आता है। इतना काफी है समझना, आप लोगों को समझ गए। आगे देखिएगा कौन है? अभिलंब बल। तो अभिलंब बल भाई किसको बोलते हैं? तो अभिलंब बल भी आपके संपर्क बल के अंतर्गत आता है। जब संपर्क बल वस्तुओं के स्पर्श की सतहों के लंबवत लगते हैं, वस्तुओं के स्पर्श की सतह के लंबवत, देखिए सबसे पहले समझिएगा, जब संपर्क बल वस्तुओं के स्पर्श की सतहों के लंबवत लगते हैं उसे अभिलंब बल कहते हैं। जैसे टेबल पर रखी किताब, देखो दोस्तों टेबल तो नहीं है लेकिन मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ, ऐसे हाथ पर हमें किताब रख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे किताब रख दे रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों बल लग रहा है ना, बल लग रहा है, यानी कि दोनों के बीच क्या हो रही है? अंतःक्रिया, मेरे हाथ के बीच और किताब के बीच अंतःक्रिया हो रही है, ये बल लग रहा है। यानी कि हम बल लगाए हैं अपने हाथ से किस पर? तो इस किताब पर। अगर हम बल ना लगाते हैं तो ये किताब इतना मतलब कि इतना हाइट तक ये खड़ा नहीं रहता, ये गिर जाता। हम बल लगाए हैं, क्या हुआ? तो अब ये किताब क्या है? ये खड़ा है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो बल आप यहाँ पर अपने हाथ से किताब पर लगा रहे हैं, तो दोस्तों जो किताब है वो भी अपना जो बल है वो हाथ पर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो आपका किताब है वो पृथ्वी की ओर आना चाहता है, और पृथ्वी क्या करती है कि वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो ये जो आपका किताब है इसमें भार का गुण उत्पन्न हो रहा है, और भार का मतलब ये होता है कि पृथ्वी की ओर जाना। यानी जब भी किसी वस्तु पर अगर पृथ्वी दोस्तों अगर उसे अपनी ओर खींचती है तो उसके कारण वस्तु में भार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दोस्तों हाई किताब और आपका ये हाथ, इन दोनों के बीच आपका एक लंबवत बल लगता है, लंबवत बल लगता है। उसी लंबवत बल को हम लोग बोलते हैं अभिलंब बल। कौन सा बल? अभिलंब बल। क्यों? क्योंकि हम हाथ से इस किताब पर बल लगा रहे हैं लंबवत रूप में, और ये जो किताब है वो हाथ पर बल लगा रहा है लंबवत रूप में, और इन दोनों के बीच जो ये लंबवत बल है वो क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच लंबवत कार्य कर रहा है, इन दोनों सतहों के बीच। तो वो ऐसी स्थिति में जो दोस्तों आपके बल देखे जाते हैं वो आपके अभिलंब बल कहलाते हैं। जैसे कोई कुली हो गया, अगर वो अटैची रख दिया सर पर, तो क्या हुआ? अटैची जो हुआ है वो दोस्तों उसके सर पर बल लगा रहा है, आज जो कुली का सर है वो अटैची पर बल लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या हो रहा है? दोनों के बीच दोस्तों लंबवत अंतःक्रिया हो रही है, और इसी लंबवत अंतःक्रिया को हम लोग अभिलंब बल के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। इतना दोस्तों आपका खत्म हो गया। आगे देखिएगा तनाव बल। तनाव का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तनाव का मतलब क्या होता है? खींचना। तो दोस्तों रस्सी कस्सी का खेल देख सकते हैं, रस्सी कस्सी के खेल में क्या होता है? तनाव होता है, यानी रस्सी क्या होती है? तनी हुई रहती है, तनी हुई। पतंग उड़ाते हैं, पतंग में क्या देखते हैं? पतंग में ये देखते हैं कि जो डोरी होती है पतंग की वो तनी हुई रहती है, ढीली बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो दोस्तों जो पतंग अपनी दिशा में परिवर्तन करता है, उड़ता है, ये सब बल के कारण होता है। उस पतंग पर आप लटाई के माध्यम से डोरी की सहायता से उस पतंग पर आप बल आरोपित करते हैं, जिसके कारण ये जो पतंग है वो आसमान में अपनी दिशा को परिवर्तन करती है, इधर उधर क्या करती है? वो जाती है। अगर डोरी को काट दिया जाए तो वो स्वतंत्र हो जाएगी, वो जेने मन तेने जा सकती है, उसका आप पर कंट्रोल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों अगर किसी वस्तु पर डोरी द्वारा जो बल लगता है, अगर किसी वस्तु पर डोरी द्वारा जो बल लगता है तो डोरी द्वारा लगाए गए बल को ही तनाव बल कहते हैं। देख सकते हैं जब डोरी या रस्सी से बनती किसी वस्तु पर डोरी द्वारा बल लगाया जाता है उसे तनाव बल कहते हैं। जैसे उड़ता हुआ पतंग, तो दोस्तों उड़ता हुआ जो पतंग है वो आपके किस रूप में आ जाएगा? तो दोस्तों आपके तनाव बल के रूप में आ जाएगा। एक पत्थर को बांधकर चारों तरफ घुमाइए, वो किस बल के रूप में आएगा? तो तनाव बल के रूप में। यानी पत्थर पर बल लगा रहे हैं किसके कारण? तो डोरी के कारण। जब तक डोरी तनी हुई है तब तक पत्थर घूम रहा है, डोरी ढीला हो जाएगा पत्थर घूमना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सारे आपके दोस्तों किसके बल के उदाहरण थे? तो संपर्क बल के उदाहरण थे। और इसमें ऐसा कोई भी दोस्तों आप हमको बल नहीं दिखा सकते जो कि बिना संपर्क यानी बिना स्पर्श किए, बिना छुए हुए कार्य कर सके। ये दोस्तों छू कर ही, स्पर्श करके ही ये कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इन चारों बलों को, एक और बल है घर्षण बल। देखिए अगर दोस्तों घर्षण बल अगर आप देखोगे तो घर्षण बल भी क्या करेगा? वो दोस्तों स्पर्श करके ही कोई कार्य करेगा। जैसे कि अगर हमको इस बोर्ड पर लिखना हो तो क्या हम बिना बोर्ड को छुए हम लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मान के चलते हमको लिखना होगा विज्ञान, लिखा जाएगा? नहीं लिखाएगा। दोस्तों बिना स्पर्श किए हम लोग विज्ञान नहीं लिख सकते हैं। और घर्षण बल का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर कार्य करने लगती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आने के कारण
कार्य करने लगती है तो उसके सतह के बीच लगने वाला जो बल है वो कहलाता है घर्षण बल। यानी कहने का मतलब कि जो घर्षण बल है वो किसी वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में वो दोस्तों गति करता है, उसी को हम लोग घर्षण बल के रूप में जानते हैं। जैसे कि सड़क पर दोस्तों वाहनों का चलना, जो गाड़ियाँ चलती है, मोटर गाड़ियाँ चलती है, ये सब के सब आपके घर्षण बल के उदाहरण है। अगर आप दोस्तों मसाला पीसते हैं सिलवट पर तो वो भी आपके क्या है, घर्षण बल के उदाहरण है। आप कपड़ा पीसते हैं, कपड़ा पर जो आप साबुन उबुन या जो भी ब्रश व्रश आप यूज करते हैं वो क्या है दोस्तों, आपके घर्षण बल का ही उदाहरण है। तो घर्षण बल जो है वो भी अपने संपर्क बल को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर आप लोग ये देखना है दोस्तों घर्षण बल में कि घर्षण बल में क्या होता है कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उसके सतह के बीच क्या करती है, कार्य करती है, और इनकी गति की दिशा विपरीत होती है। तो इतना सारा चीज था आपके संपर्क बल में, और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इन चारों बलों को संपर्क बल के अध्ययन में रखा है। अब जरा हम लोग बात करते हैं असंपर्क बल। तो दोस्तों आपने जाना कि संपर्क का मतलब होता है छूना और असंपर्क का मतलब होता है बिना छुए हुए। यानी कि जिसको हम छू सके उसको बोलेंगे संपर्क, जिसको ना छू सके उसको बोलेंगे हम लोग असंपर्क है। तो दोस्तों देखिए असंपर्क में क्या होगा कि बल तो लगेगा, असंपर्क में बल तो लगेगा लेकिन बिना छुए हुए बल लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बल नहीं लगेगा, बिना छुए हुए बल लगेगा। क्योंकि बल का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु अपने जिस अवस्था में रहता है, यानी अगर वो विराम में हो तो गति में हो सकता है बल के प्रभाव से, अगर वो गति में है तो विराम में हो सकता है बल के प्रभाव से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, ये जो आप चारों जो बल देख रहे हैं, ये दोस्तों जो बल है वो बिना मतलब कि संपर्क में आए हुए ही कार्य करते हैं। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है, तो जैसे कि कोई मान चलते हैं मार्कर है, ये मार्कर, अब मार्कर का फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है, पृथ्वी तो नीचे से मतलब कि हाथ तो नहीं लगा रहा है मार्कर वाके के धो के हम ऊपर अपना तरफ खींच लें, नीचे से तो हाथ तो नहीं दे रहे हैं। आप किसी वस्तु को अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये जो वस्तु है वो स्वयं क्या करती है, वो नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले बल के कारण होता है। तो यहाँ पर बल लग रहा है लेकिन किसके कारण दोस्तों, बिना संपर्क में आए हुए कारण लग रहा है यहाँ पर बल। तो इस बल को हम लोग बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोस्तों कौन सा बल यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, यह असंपर्क बल प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और इसी बल के कारण दोस्तों आपके इस ब्रह्मांड में कुल जितने सारे आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो दोस्तों बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए भी एक दूसरे से क्या करते हैं, वो दोस्तों बल लगाते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जिस तरीके से इसमें अभिलंब बल है उसी तरीके से इसमें अभिकेंद्रीय बल है। अभि का मतलब होता है चारों ओर, और केंद्र का मतलब होता है दोस्तों बिंदु, यानी जो बीचों बीच स्थित हो उसी को बोलते हैं केंद्र। तो देखिए जैसे कि आपने कभी दोस्तों ये इमेजिन किया है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, वो उसके चारों ओर आके चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो सूर्य के आकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। और जो सूर्य दोस्तों वो अपने सौरमंडल के बीचों बीच उपस्थित होता है, यानी कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो सौरमंडल का एक केंद्र बिंदु है, और उस केंद्र बिंदु द्वारा सौरमंडल के जो वृत्तीय पथ है उस वृत्तीय पथ पर कुल जितने सारे ग्रह उपग्रह हैं उस पर बल वो आरोपित करता है। तो उस सूर्य द्वारा इनके दोस्तों जो ग्रह और जो उपग्रह हैं उन पर आरोपित होने वाले जो बल हैं उसी को बोलेंगे उसी को बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी अभि का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, बल लगेगा कहां से, तो अपने केंद्र से। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभिकेंद्रीय बल के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग समझ गए अभिकेंद्रीय बल किसको बोलते हैं। पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाओगे, ठीक है, तो वो भी आपके आएंगे अभिकेंद्रीय बल के रूप में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यह असंपर्क बल है, तो हम यहाँ पर ऐसे परिभाषा रखेंगे, ऐसे उदाहरण रखेंगे, परिभाषा नहीं, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो कि बिना संपर्क के हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पत्थर में अगर आप डोरी बांध कर घुमाओगे तो संपर्क में आकर काम कर रहे हैं ना, बिना दोस्तों संपर्क में हुए, समझ के रखना। अगला है चुंबकीय बल। अगर कोई चुंबक ले लीजिए और चुंबक के आसपास छोटा अगर कोई कील उल या लोहे की वस्तु को रख दीजिए, तो दोस्तों बिना कील को चुंबक में सटाए हुए, ठीक है, या चुंबक को बिना कील के पास ले जाए हुए क्या करेगा, जो चुंबक है वो कील को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, लोहे के छोटे छोटे चूल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, जब वो आकर्षित कर लेगा तो देख सकते हैं कि चुंबक क्या कर रहा है, इन लोहे वाली वस्तुओं पर बल आरोपित कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, एक तरीके से असंपर्क बल है। इसका दोस्तों मैंने इसलिए नहीं लिखवाया यहाँ पर, चाहे नहीं बताया कि इस सब के बारे में आपको आगे पढ़ना है, मैं दोस्तों विस्तृत तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है,
आगे कौन है, विद्युत बल। तो दोस्तों ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण जब कोई बल लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल। यानी जैसे कि मान चलते हैं कि दो आवेश है, एगो Q प्लस है, एगो Q माइनस है, ये दोनों बस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को दोस्तों प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षित आकर्षित किसके कारण होता है, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र के कारण, और उसमें जो उत्पन्न बल है इन दोनों के बीच उसके कारण होता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल। तो इतना सारा आपका संपर्क बल और असंपर्क बल था, और जो दोस्तों मुझे बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया टोटल। इस तरीके से आपके बलों के जो प्रकार है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों खत्म होने जा रहे हैं। जैसे कि मान चलते आजकल देख रहे हैं ना कि मतलब एक लड़का को अगर लड़की से बात करना हो, ठीक है, तो देखते हैं उसके संपर्क में तो नहीं जाता है और ना ही उसको छूता है, ठीक, लेकिन वो क्या करता है, अपना औखिया से क्या करेगा, बल लगाएगा पूरा अपना औखिया से, आँखें से अपना खतरनाक बल लगा देता है ना। या तो वो लड़की उसके पास आ जाएगी, या तो घर से इतना दूर भाग जाएगी कि वो अगर कोई दूर से लोगेगा ना तो वो अपना मतलब स्थान क्या करेगी, बदल लेगी, अपना दिशा बदल लेगी। इतना मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन हम देखे, क्या समझे। तो वो भी दोस्तों देखिए वो भी आपका एक तरीके से क्या हुआ, और संपर्क बल होता है। मान के चलते कि आप जैसे कि मान के चलते हैं कि आप इस रास्ते में, मतलब ये रास्ता है, आप इस किनारे हैं और मान के चलते लड़की इस किनारे है, तो भाई आप दोनों सटे कहाँ, आप दोनों मिले कहाँ, आप दोनों संपर्क क्या हुए, लेकिन आप दोनों में क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है, आप दोनों में क्या हो रही है, कनेक्शन हो रहा है। तो ये कनेक्शन क्या हो रहा है, ये भी दोस्तों एक तरीके से फोर्स मौजूद कर रहे हैं अपनी तरफ से, अखवा से, ठीक है, नैन से। तो इसको भी बोल सकते हैं असंपर्क बल। ठीक है, तो दोस्तों इतना सारा था समझाने के लिए, मैं थोड़ा बहुत हल्का सा इसलिए लेता हूं ताकि आप लोग समझ पाएँ, इस सब के बारे में जान पाएँ और अच्छी तरीके से सीख पाएँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी इन सभी को समझने में फास्ट नहीं लगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपके बलों का जो प्रकार है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।